सभी स्टूडेंट्स का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म ईएफई एकेडमी में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण जनरल साइंस का एक चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं अपने चर्चा करें कि जो शरीर के अंदर अपनी जो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स, दो टाइप की ग्रंथियां होती है। कैसी ग्रंथियां होती है कि अपने पदार्थों को नलिका के माध्यम से छोड़ती है, उसको कहते हैं नलिका युक्त ग्रंथियां। जैसे अपनी लार ग्रंथियां हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। डक्टफुल ग्लैंड्स है, लीवर है, इस तरह से। और कुछ ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं होती ही नहीं है, तो ये अपने पदार्थों को सीधा ब्लड में छोड़ेगी। नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। फिर नलिका विहीन ग्रंथियों को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां आएगी, एक इमेज के द्वारा अपने देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर सबसे पहले तो मस्तिष्क वाला भाग है। मस्तिष्क वाले भाग के अंदर एक तो ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क के पीछे के भाग के पास होगी पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। हार्ट के पास में यहां पे होती है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। और दूसरा गले के अंदर श्वास नली के दोनों तरफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड के नीचे चारों कोनों के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड, और दोनों किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, दोनों किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड। और एक पत्ती के कार की ग्रंथि होती है अपने लीफ लाइक शेप में, पेंक्रियास, अग्नाशय ग्रंथि। और दो ग्रंथियां होती है लैंगिक ग्रंथियां होती है, पुरुषों के अंदर होते हैं टेस्टिस, वृषण ग्रंथियां, और स्त्रियों में होती है ओवरीज, ओवरीज अंडाशय ग्रंथियां। तो ये सभी ग्रंथियां क्या होती है, डक्टलेस होती है। इनके अंदर क्या हार्मोन्स बनते हैं, और हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज किया जाता है। इन ग्रंथियों के द्वारा पदार्थ जो हार्मोन बन रहे हैं सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं। इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। इनके बारे में अपने डिटेल से स्टडी करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कैसी ग्रंथियां आएगी, नलिका रहित आएगी, नलिका विहीन आएगी, डक्टलेस ग्लैंड आएगी, डक्टलेस। और ये अपने स्राव को सीधा ब्लड में छोड़ती, सीधा रक्त में छोड़ती है, एंड रिलीज देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। दूसरी प्रकार की होती है बहिस्रावी, एक्सोक्राइन। ये अपने स्राव को नलिकाओं के द्वारा छोड़ती है, इनमें नलिकाएं पाई जाती है, और नलिकाओं के कारण इनको अपनी नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां है वो है नलिका विहीन, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, नलिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड्स। अब उदाहरण देखें अपने इनके नलिका युक्त ग्रंथियों के। उदाहरण के अंदर जैसे लीवर है, लीवर जो होता है पित्त रस को, बाइल जूस को एक पित्त नलिका के माध्यम से बाहर छोड़ता है। छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है ड्यूडेनम, ग्रहणी, वहां पे लीवर अपने पदार्थ को छोड़ेगा, पित्त रस को छोड़ेगा, तो नलिका के माध्यम से छोड़ रहा है। तो लीवर आता है नलिका युक्त ग्रंथियों में या बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर, पित्त रस को छोड़ता है, पित्त नलिका के माध्यम से छोड़ता है, नलिका के माध्यम से पित्त रस, बाइल जस को छोड़ता है। लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स, भी लार ग्रंथियां होती है, वो नलिकाओं के द्वारा मुंह में लार को छोड़ेगी। जैसे कान के पास में होती है पैरोटिड, पिछले जबड़े के पास सब मैंडिबुलर, जीभ के नीचे सब लिंगुअल। तो ये जो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, ये नलिकाओं के द्वारा लार को बाहर छोड़ती है। तो ये आती है बहिस्रावी ग्रंथियां। तो लीवर है,
और लार ग्रंथियां, ये किसके एग्जाम्पल है? बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पार्ट होते हैं। श्वेत ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड, पसीने वाली जो ग्रंथियां है, अपनी त्वचा के नीचे पसीने वाली ग्रंथियां होती है तो नलिकाओं के द्वारा बाहर पसीना छोड़ती है, तो स्वीट ग्लैंड्स। इसी प्रकार से कुछ तेलीय ग्रंथियां भी होती है त्वचा के नीचे, ये भी बहिस्रावी है। तो स्वीट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियां पसीने का उत्पादन करती है। इसी प्रकार से सीबेसियस ग्लैंड या तेलीय ग्रंथियां एक विशेष प्रकार की नलिकाओं के द्वारा तेलीय पदार्थ छोड़ती है स्किन के अंदर, उससे स्किन जो अपनी सॉफ्ट बनी रहती है, स्किन में सॉफ्टनेस आ जाती है, स्किन अपनी सूखती नहीं है। तो ये जो त्वचा में दो ग्रंथियां हैं, एक तो तेलीय ग्रंथियां स्वीट ग्लैंड्स और दूसरा सीबेसियस ग्लैंड्स, और पसीने की ग्रंथियां स्वीट ग्लैंड्स। तो पसीने की ग्रंथियां पसीनों को नलिका के द्वारा बाहर छोड़ेगी और तेलीय ग्रंथियां तेलीय पदार्थों को नलिका के द्वारा बाहर छोड़ती है। तो इन दोनों की जो नेचर है वो भी है बहिस्रावी। और तेलीय ग्रंथियों से जो भी तेलीय पदार्थ निकलता है, सीबम निकलता है, उससे अपनी त्वचा है वो मुलायम बनी रहती है, त्वचा अपनी सूखती नहीं। ये बहिस्रावी एग्जाम्पल है। तो लीवर, लार ग्रंथियां, और फिर अपनों ने कौन कौन सी ली? पसीने की ग्रंथियां और तेलीय ग्रंथियां, ये सब बहिस्रावी एक एग्जाम्पल है। डायग्राम में देखो दिखा रखा है कि जैसे अपना रोम है, बाल होता है, बाल के नीचे ग्रंथियां होती है, यहाँ पे ये जैसे ग्रंथियां, और ये नलिका के माध्यम से हेयर जो रूट होता है, बाल की जो जड़ है, उसके पास पसीना छोड़ती है। इस प्रकार से स्वीट ग्लैंड्स और सीबेसियस ग्लैंड को दिखा रखा है। अश्रु ग्रंथियां, आंसू की ग्रंथियां, टीयर ग्लैंड्स, अपनी आंखों के अंदर तो आंसू निकलता है, आंखों के कॉर्नर पे ग्रंथि होती है अश्रु ग्रंथियां। तो ये अश्रु ग्रंथियां नलिका के माध्यम से आंख में आंसू को छोड़ेगी, टीयर को छोड़ेगी। तो ये अश्रु ग्रंथियां भी कौन सी कैटेगरी में आ जाती है? बहिस्रावी। अश्रु ग्रंथियां, ये ग्रंथियां आंसू का उत्पादन करती है। These glands produce tears, और फिर इसे आंखों में छोड़ती है। अश्रु ग्रंथियां भी हो जाएगी बहिस्रावी ग्रंथि का टाइप है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक टाइप हो जाए, एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। फिर ये सारी ग्रंथियां अलग अलग शो कर रखी है, पहले भी अपने चर्चा कर चुके थे। अपने मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, गले के अंदर थायराइड, पैराथायराइड, फिर थाइमस ग्लैंड, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, और छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्लैंड, ओवरीज, स्त्रियों के अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस या वृषण ग्रंथियां। ये सारे एक इमेज के द्वारा दिखा रखे हैं। अब अपने एक एक ग्रंथि को लेके चले। सबसे लें पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो अपना मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है, और देखने में बिल्कुल मटर के दाने की तरह होती है। एक मटर का दाने का वजन कितना है? लगभग आधा ग्राम के करीब होती है, 0.5 ग्राम की होती है। और पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है हार्मोन्स के द्वारा। जैसे मतलब गले के अंदर अपनी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि में हार्मोन अपने आप नहीं बनेगा, वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन निकलेगा ब्लड में, और वो थायराइड प्रेरक हार्मोन क्या करेगा? इस थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। तो यह ग्रंथि कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस वाले भाग। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। वजन इसका आधा ग्राम होता है, 2.5 ग्राम। आकृति इसकी कैसी होती है? मटर के दाने की जैसी होती है।
मटर के दाने जैसी आकृति की होती है। अन्य ग्रंथियों को प्रेरक हार्मोनों के द्वारा, स्टिमुलेट हार्मोन्स के द्वारा, स्टिमुलेट हार्मोन जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रेरक हार्मोनों के द्वारा दूसरी ग्रंथि को प्रेरित करते हैं। जितने भी प्रेरक हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से निकलेंगे, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। थायराइड प्रेरक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तो ये एग्जांपल लिया प्रो ने, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। इट स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स थ्रू रिलीजिंग हार्मोन्स देयरबाय कंट्रोलिंग देम, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये तो मास्टर ग्रंथि जान रखेंगे। आकृति कैसी होती है, मटर के दाने जैसी होती है। वजन कितना होता है, 0.5 ग्राम। किस प्रकार के प्रकृति के हार्मोन्स निकलते हैं, इससे प्रेरक हार्मोन निकलेंगे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मस्तिष्क के कौन से भाग के पास स्थित होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वाले भाग के पास में ये ग्रंथि होती है। अब जैसे एग्जांपल अपनों ने लिया है कि टीएसएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टीएसएच है। ये पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है और हार्मोन के ब्लड के माध्यम से जाएगा पीयूष ग्रंथि से निकलकर और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित। तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन अपने आप नहीं बना सकती, के लिए प्रेरणा कहां से मिलेगी, पीयूष ग्रंथि से। थायराइड प्रेरक हार्मोन से प्रेरणा मिलेगी और फिर थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये ग्रंथि प्रेरक हार्मोनों के द्वारा दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही है। तो टीएसएच हार्मोन कहां से निकला, पीयूष ग्रंथि से निकला और इसने कौन सा हार्मोन बनवाया, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण इन्होंने करवाया। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करवाती है। इसके बाद नेक्स्ट अपने लेते हैं सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन या इसको शॉर्ट में कहते हैं एसटीएच, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। कायिक पोषित हार्मोन। सोमेटो शरीर के लिए आता है, ट्रोफिक का मतलब पोषित करना उसको, और हार्मोन, यह हार्मोन्स है अपनी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अपनी जो वृद्धि है, शरीर की सामान्य वृद्धि होती है, उसको कंट्रोल करता है। इसलिए इस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी, ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। तो सोमेटोट्रोफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, इस हार्मोन की यदि अधिकता होती है तो शरीर की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है, 6 फुट से भी अधिक लंबाई की हो जाएगी। उस कंडीशन को कहते हैं गैंगेटिज्म। भीमकाय, पांडवों में सबसे लंबे कौन थे, भीम थे। शरीर की आकृति कैसी हो जाएगी, भीम जैसी हो जाएगी। और इस हार्मोन की कमी हुई तो शरीर की आकृति बोनापन रह जाएगा, ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म और गैंगेटिज्म कौन से हार्मोनों के कारण होती है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन के कारण या ग्रोथ हार्मोन के कारण होती है। फिर इसमें अगला हार्मोन है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। के नाम से क्लियर है, एड्रीनो का मतलब एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाला जो भाग होता है वहां से हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को ये प्रेरित करेगा, तो बाकी ग्रंथियों को ये लगातार क्या कर रही है, ग्रंथि प्रेरित कर रही है। इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, गोनेडो वर्ड आते हैं जनन ग्रंथि से संबंधित, सेक्सुअल ग्लैंड से संबंधित आती है। तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है, यह हार्मोन भी क्या करता है, लैंगिक ग्रंथियों को लैंगिक हार्मोन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, लैक्टो वर्ड आता है मिल्क के लिए,
संतान के जन्म के बाद माता के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, स्तन ग्रंथियां हैं, उनमें मिल्क का सिंथेसिस करना, दूध के निर्माण के लिए, दूध के संश्लेषण के लिए हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन होता है। तो ये दूध का संश्लेषण करेगा, को संचालित कर। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन लैंगिक हार्मोन से संबंधित, और प्रोलैक्टिन हार्मोन संतान की जन्म के बाद में माता की स्तन ग्रंथियों के अंदर मिल्क का सिंथेसिस करना, दुग्ध का संश्लेषण करने से संबंधित कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट देखें एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? स्त्रियों के अंदर एक मासिक चक्कर चलता है, लगभग 28 दिन का होता है, फिर उसमें ब्लीडिंग होती रहती है, हर महीने ब्लीडिंग होती है। इस चक्कर को कहते हैं मासिक चक्कर। तो मासिक चक्कर के अंदर जो 14वां दिन होता है, 14वें दिन अंडाणु कोशिका को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। तो वो कौन सा हार्मोन करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मासिक चक्कर के दौरान 14वें दिन अंडाणु कोशिका को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। स्त्रियों में यह हार्मोन मासिक चक्कर के दौरान, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है के दौरान 14वें दिन 14th डे के अंदर फोलिकल से अंडाणु कोशिका, ओम सेल को फैलोपियन ट्यूब में बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये काम किसका है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है। पुरुषों में यह हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों के अंदर लेडिंग कोशिकाएं होती हैं, लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण के लिए, पुरुषों के अंदर लेडिंग कोशिकाएं जो होती है, उन लेडिंग कोशिकाओं को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता कहां से है? लेडिंग कोशिकाओं से, और इस लेडिंग कोशिकाओं को प्रेरित किसने किया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने प्रेरित किया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेरित करेगा लेडिंग कोशिकाओं। इसको वापिस रिकॉल कर लो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक तो स्त्रियों में क्या करेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, मासिक चक्कर के अंदर 14वें दिन अंडाणु कोशिका को बाहर उत्सर्जित करने में सहायता करता है। और दूसरा, पुरुषों के अंदर तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लेडिंग सेल्स होती है, लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकलने के लिए प्रेरित करता है। तो दोनों में फंक्शन है इसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ये पीयूष ग्रंथि से। उसके बाद आता है एफएसएच हार्मोन, एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्त्रियों में यह हार्मोन मासिक चक्कर के दौरान फोलिकल का निर्माण करता है। मासिक जो चक्कर होता है, उस मासिक चक्कर के दौरान छोटे छोटे ऐसे फोलिकल्स बनते हैं। तो वो फोलिकल फिर प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल, तो उनसे अंडाणु बाहर निकलता है। इस प्रकार से छोटे छोटे फोलिकल्स बनते हैं, ऊतक जिनको कह सकते हैं, फोलिकल के निर्माण से संबंधित है, जिसको कहते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्त्रियों में फोलिकल का निर्माण कराएंगे मासिक चक्र के दौरान। पुरुषों के अंदर क्या करता है एफएसएच हार्मोन? पुरुषों में कोशिकाएं होती है सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स को शुक्राणु कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं ली थी अपनों ने। एक पहले आई थी लेडिंग कोशिकाएं, लेडिंग कोशिकाओं से तो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और ये दूसरा हार्मोन है जिसको अपने कह रहे हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सर्टोली जो कोशिकाएं होती है टेस्टिस के अंदर, सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है कि शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान किया जाए,
न्यूट्रिशन अवेलेबल कराया जाए। शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम तो कौन करेगी? एफएसएच हार्मोन काम करेगा, सटोली कोशिकाओं। और लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए हार्मोन कौन सा होता है? एलएच होता है। वापिस मैं रिकॉल कर देता हूं, देखो अच्छी तरह समझ लो। इसमें ये जो हार्मोन है, एक तो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्त्रियों में तो काम ये होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्कर, उसके 14वें दिन उसमें अंडाणु कोशिका को बाहर निकलने का काम करता है। और पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपनी जो लेडिंग सेल्स होती है, उस लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करवाता है। फिर अपने बात करते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्त्रियों के अंदर फोलिकल का निर्माण कराती है, मासिक चक्कर के दौरान फोलिकल का निर्माण कराएगा। और दूसरा इसके अंदर अपने जैसे लें, पुरुषों के अंदर सर्टोली जो कोशिकाएं होंगी, उन सर्टोली कोशिकाओं के अंदर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं के अंदर ये क्या करता है? वहां पर उनको शुक्राणु कोशिकाओं को न्यूट्रिशन अवेलेबल कराता है, पोषण प्रदान करता है। तो सर्टोली कोशिकाएं पोषण प्रदान कब करेगी? जब हार्मोन कौन सा निकलेगा? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। तो दोनों में फंक्शन है। पुरुषों में तो कहां काम कर रही है? सर्टोली कोशिकाओं में काम, और स्त्रियों में कहां कर रहा है? फोलिकल सेल्स में काम कर। तो ये दो हार्मोन अपनों ने लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है एसीटीएच, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। नाम से क्लियर है, एड्रीनो शब्द आ रहा है, ये कौन सी ग्रंथि पे काम करेगी? एड्रिनल ग्रंथि पे काम करेगी। तो यह हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि काम करेगी। और एड्रिनल ग्रंथि का जो बाहर वाला भाग होता है, कोर्टेक्स भाग, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को एक स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन होते हैं, उन स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन को कहते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स प्रकार के जो हार्मोन्स निकलते हैं एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग से, किसकी प्रक्रिया से निकलेंगे? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकला, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ब्लड में निकला, ब्लड के माध्यम से जाएगा एड्रिनल ग्रंथि जो दोनों किडनी के ऊपर है, उस एड्रिनल ग्रंथि का जो बाहर वाला भाग होता है, कोर्टेक्स भाग, बाहर वाले भाग को एड्रिनो ग्रंथि को ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन के क्रिएशन के लिए प्रेरित करती है। और ये ग्लूकोकोर्टिकोइड जो हार्मोन है, इससे फिर क्या है? ग्लूकोज ज्यादा रिलीज होगा, ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है, तो उससे फिर अपने को एनर्जी मिलती है, अपने तेज दौड़ते हैं इस प्रकार से, तेज दौड़ने के दौरान अपने को शरीर में एनर्जी मिलती है, वो ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलती है, उस ग्लूकोज को रिलीज करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? ग्लूकोकोर्टिकोइड करेगा। और ये एड्रिनल ग्रंथि कौन से भाग से निकलेगा? कोर्टेक्स भाग से निकलेगा, बाहर वाले भाग से निकल रहा है, कोर्टेक्स वाले भाग से निकल। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि को तोड़कर रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा एसीटीएच। कई बार क्या है कि जो प्लेयर्स होते हैं डोपिंग केस में पकड़े जाते हैं, तो ये एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है उसके इंजेक्शन लगा लेते हैं ताकि तेज दौड़ने के लिए उनको एनर्जी मिले। इसका टेस्ट भी किया जाता है, देखो ये टेस्ट दिखा रखा है यहाँ पे, टेस्ट में पता लगा रखा है, देखो एसीटीएच टेस्ट। तो इस एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है ये, यदि इसका इंजेक्शन लगा रखा है, यदि टेस्ट में प्लेयर पकड़े गए तो फिर बैन कर दिया जाता है। एसीटीएच स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन है ये, सिंथेटिक भी होते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं एक प्रकार से।
और नेचुरल भी अपने बॉडी के अंदर। इसके बाद अपने देखें एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन, पीयूष जो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं। आगे का भाग होता है, फिर मध्य का भाग होगा और पश्च वाला भाग होगा। मध्य भाग से यह हार्मोन निकलता है, एमएसएच हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य भाग से निकलता, मिडिल पार्ट से निकले, और पीनियल ग्रंथि को मिलेटोनिन हार्मोन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से निकल रहा है, और मध्य भाग से निकलकर इस प्रकार की कोशिकाएं होती है स्किन के अंदर, उन कोशिकाओं के अंदर मिलेटोनिन पिगमेंट का निर्माण करती है, मिलेटोनिन पिगमेंट का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है। और ये मिलेनिन जो वर्णक होता है, मिलेटोनिन पिगमेंट, और वही त्वचा के रंग को निर्धारित है। तो मिलेटोनिन पिगमेंट जो निकला स्किन के अंदर, उससे अपने स्किन का कलर डिसाइड होता है। तो त्वचा का रंग का निर्धारण कौन सा वर्णक करता है? मिलेटोनिन पिगमेंट। मिलेटोनिन पिगमेंट को निकालने के लिए, उनको बनाने के लिए पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनाया? पीयूष ग्रंथि ने हार्मोन बनाया मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच हार्मोन। कौन से भाग से निकल रहा है? मध्य भाग से निकल। इस प्रकार से मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मध्य भाग से निकला, उसने मिलेटोनिन हार्मोन का निर्माण कर दिया। उससे त्वचा का रंग अपना निर्धारित होता है, स्किन का कलर डिसाइड होता है, मध्य भाग से निकलेगा। फिर पीयूष ग्रंथि का जो पीछे का भाग है, पोस्टेरियर पार्ट है, पीयूष पोस्टेरियर पार्ट होता है, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के पीछे के भाग से न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, तंत्रिकाएं से होती है, धागे से होते हैं ऐसे न्यूरॉन्स, और उनसे स्पेशल टाइप के हार्मोन्स होते हैं, और वो पीयूष ग्रंथि के अंदर आते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस का न्यूरॉन द्वारा हाइपोथैलेमस का संबंध होता है। यहां से 2 हार्मोन याद रखने को, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को छोड़ा जाता है। तो ध्यान से समझो, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पीयूष ग्रंथि का जो पीछे का भाग है, वो न्यूरॉन के द्वारा पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। और न्यूरॉन्स के द्वारा हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि में 2 हार्मोन छोड़ता है, एक तो छोड़ता है ऑक्सीटोसिन और एक छोड़ेगा वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन छोड़े जाते हैं। कौन से भाग से छोड़े जाते हैं? पीछे के भाग से छोड़े। कौन सी संरचना के द्वारा छोड़े जाएंगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस संरचना के द्वारा छोड़े जाते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में देखें अपने। सबसे पहले वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है, इस हार्मोन को कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब विपरीत, कहते हैं एंटी है मेरा ये। डायूरेटिक, ये यूरिन में जल की मात्रा को बढ़ने नहीं देता, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी इसको कहा जाता है। यह हार्मोन क्या करेगा? किडनी के अंदर, किडनी वाला जो भाग है, किडनी में नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन कोशिकाएं होती है, उन नेफ्रॉन कोशिकाओं के अंदर जल का अवशोषण बढ़ा देगा। शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, मूत्र में जल की मात्रा कम निकलेगी। किडनी में जल का अवशोषण करने का काम करता है। और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए, तो हार्मोन की कमी हो जाएगी तो किडनी के नेफ्रॉन में
जल का अवशोषण कम हो जाएगा और किडनी के नेफ्रॉन में जल का अवशोषण कम हो गया तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, और मूत्र में जल की मात्रा के बढ़ जाने को, इस प्रॉब्लम को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। बार बार पेशाब लगता है, मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस प्रकार के रोग को कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो गया। की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। इसको वापस रिकॉल करें, हार्मोन्स कौन सा है? वैसोप्रेसिन। और ये वैसोप्रेसिन हार्मोन का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन ने किडनी के अंदर, किडनी के जो नेफ्रॉन है वहां पर जल के अवशोषण की दर को बढ़ा दिया। जल का अवशोषण ज्यादा करते हैं, हार्मोन की यदि कमी होगी तो किडनी के नेफ्रॉन में जल का अवशोषण कम होगा और मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, शरीर से पानी ज्यादा निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उस रोग को कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस। कौन से हार्मोन की कमी से होगा? वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होगा, या शॉर्ट में कह देते हैं इसको एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स या वैसोप्रेसिन। और उसके बाद अपने चर्चा करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो यह हार्मोन प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन में सहायक होता है। तो जब संतान का माता के अंदर 9 महीने का टाइम पूरा हो जाता है, गर्भाशय के अंदर गर्भ का पूरा विकास हो गया, उसके बाद में गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन होता है, लेबर पेन कहते हैं इसको, प्रसव पीड़ा। तो प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। इसको बर्थ हार्मोन भी कहता है, जन्म में सहायक होता है। वापिस समझो ध्यान से, जैसे ही गर्भाशय में, माता के गर्भाशय में संतान की गर्भकाल की अवधि पूरी हो गई, गर्भाशय के अंदर संतान पूर्ण रूप से विकसित हो गया, फिर गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और फिर संतान का जन्म होता है। इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, गर्भाशय में संकुचन करता है। दूसरा, स्तनपान के दौरान दूध के निकलने का काम करता है ये, मिल्क इंजेक्शन। एक पहले हार्मोन आया था प्रोलैक्टिन, वो प्रोलैक्टिन तो दूध के निर्माण के लिए होता है, मिल्क सिंथेसिस के लिए होता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? उस दूध को बाहर निकालने का काम करेगा, मिल्क इंजेक्शन का काम करता है। तो दो फंक्शन है इसका, एक तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में सहायक, बर्थ हार्मोन कहेंगे इसको। दूसरा, मिल्क इंजेक्शन का काम करता है, दूध को बाहर निकालने का काम करता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन पशुओं में बहुत ज्यादा लगाए गए, दूध को बाहर निकालने के लिए खूब हार्मोन के इंजेक्शन लगे ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन क्या करता है? कोशिकाओं को अनियंत्रित विभाजन कराता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन कराता है। तो अनियंत्रित कोशिकाएं विभाजन करने लग जाती है, उससे क्या है? ट्यूमर बन जाती है, गांठ बन जाती है, तो कैंसर रोग भी फैलता है। इसलिए इस हार्मोन के इंजेक्शन फलों में, सब्जियों में विभाजन कराने के द्वारा वृद्धि कराने में ज्यादा यूज करने लग गए। इस प्रकार से इसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपने को इस प्रकार से मेडिकल पे नहीं मिल सकता। इसने क्या किया? कैंसर रोग को बढ़ाया। दूसरा, पशुओं के अंदर इसकी मात्रा ज्यादा लगाएगी तो पशुओं के मरने के बाद पशुओं के मांस को जो चील और गिद्ध प्रजातियां खाती है उनके किडनी को नष्ट करता है ये। इसलिए चील और गिद्ध प्रजातियां वर्तमान में विलुप्ति के कगार पर है। वर्तमान में विलुप्ति के कगार पे होने के कारण इन प्रजातियों को बचाने के लिए हार्मोन को बैन कर दिया गया है। ये हार्मोन कौन सा पढ़ा आप ने? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है? मिल्क इंजेक्शन का काम करता है।
दूसरा, प्रसव के दौरान, संतान के जन्म के दौरान गर्भाशय में संकुचन करता है। यूट्रस के अंदर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। ये काम इसने दो किए, संतान के जन्म में सहायक है, दूसरा मिल्क इजेक्शन का काम कर। उसके बाद अगली ग्रंथि अपने लेते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि जो होती है प्रकाश के प्रति संवेदनशील, प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, फोटो सेंसिटिव होती है। जैसे सूर्य उदय हुआ, प्रकाश मिला अपने को, तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और पीनियल ग्रंथि की क्रियाशीलता बढ़ने से फिर अपने उठ जाते हैं, सामान्य काम अपने करने लग जाते हैं। तो जैसे सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त हुआ तो प्रकाश की मात्रा कम मिलेगी, तो ये ग्रंथि धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाती है। प्रकाश नहीं मिलने के कारण इस ग्रंथि में क्रियाशीलता कम हो जाती है। उससे फिर अपने को सुस्ती आती है, सुस्ती आने के बाद अपने को फिर रात्रि में नींद आ जाती है। लगातार सोए रहते हैं अपने 6 घंटे 8 घंटे, कई 15-15 घंटे लगातार नींद आती है अपने को। सुबह अपने को ये जगने में हेल्प करती है। तो अपने शरीर के अंदर रात और दिन के अनुसार एक जो बायोलॉजिकल साइकिल होता है, अपना जैविक चक्र है, वो कौन सी ग्रंथि ने बना रखा है, पीनियल ग्रंथि बना के रखती है। तो दिन और रात के अनुसार जो अपना एक जैविक चक्कर होता है, जैविक चक्कर को बना के रखती है कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। इसलिए इस ग्रंथि को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, या तीसरी आंख भी कहा जाता है इसको, तीसरी आंख, बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसे कहा जाता है। जैविक चक्कर को बना के रखती है, अपना डे और नाइट के अनुसार अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन रखती है। दूसरा, ये पीनियल ग्रंथि एक हार्मोन का निर्माण करती है, मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन बनता है। और ये मिलेटोनिन हार्मोन जो है ये मिलेनिन वर्णक के बनाने में सहायक होता है। मिलेनिन वर्णक त्वचा के अंदर बनता है, त्वचा का रंग निर्धारित होता है। के लिए ये जो ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, हार्मोन छोड़ा मिलेटोनिन, मिलेटोनिन हार्मोन, उससे मिलेनिन वर्णक बना। तो वापिस एक बार और रिकॉल कर लो, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के पीछे के भाग के पास होती है। ये ग्रंथि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जैसे सूर्य उदय होगा, क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, अपने शरीर में एनर्जी आती है अपने। जैसे सूर्य अस्त होगा, इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, उससे शरीर में सुस्ती आती है, रात को लंबे समय तक सोए रहते हैं अपने। तो दिन और रात के अनुसार अपने शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं अपने बॉडी में, वो पीनियल ग्रंथि के कारण आते हैं। इसलिए इसको कहते हैं जैविक घड़ी या तीसरी आंख, थर्ड आई कहते हैं। और दूसरा, ये पीनियल ग्रंथि हार्मोन बनाती है, मिलेटोनिन हार्मोन। और ये मिलेटोनिन हार्मोन त्वचा के अंदर अपना वर्णक बनाएगा, मिलेनिन वर्णक। मिलेनिन वर्णक के कारण अपनी त्वचा का रंग अपना निर्धारित होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, त्वचा का रंग कौन से वर्णक से निर्धारित होगा, मिलेनिन वर्णक से निर्धारित होगा। और इसके लिए हार्मोन जिम्मेदार कौन सा है, मिलेटोनिन। और पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहेंगे, तीसरी आंख भी कहेंगे। प्रकाश के प्रति ये संवेदन, फोटो सेंसिटिव ग्लैंड है, ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो। फिर नेक्स्ट लेते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि संरचना ये देखो बना रखी है ऐसी, एच के आकार की है। श्वास नली के दोनों तरफ है, ये एच की आकृति की होती है। तो इसकी आकृति कैसी है, एच की आकृति। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन का निर्माण करने वाली जो ग्रंथियां हैं, जिनको क्या है अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां,
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? थायराइड है, सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसके अंदर आयोडीन के द्वारा, आयोडीन अपने नमक में लेते हैं, नमक में जो अपने आयोडीन लेंगे तो वो आयोडीन क्या करता है? हार्मोन बनवाता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T4 हार्मोन, T3 हार्मोन, इन हार्मोन का निर्माण करते हैं। वापिस रिकॉल करें, श्वास नली के दोनों तरफ है अपनी H की आकृति की ग्रंथि है, और हार्मोन का निर्माण करने वाली जितनी भी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उन ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। और ये ग्रंथि आयोडीन के द्वारा हार्मोन बनाती है T4, 4 के लिए बढ़ाता है टेट्रा, तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T3, 3 के लिए आता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो ये जो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन बनते हैं, ये भोजन में नमक के अंदर किसकी मात्रा से बनते हैं? आयोडीन की मात्रा से बनते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे अपने। आकृति कैसी बताएंगे थायराइड ग्रंथि की? H आकृति की। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसमें आयोडीन के द्वारा कौन सा हार्मोन बनेगा? टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनेगा, या ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन का निर्माण होता है। T4 बनता है और एक T3 हार्मोन बनता है। और यदि आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन बिल्कुल ही नहीं ले रहे अपने, आयोडीन की कमी हो जाए, तो इस कंडीशन को कहते हैं ग्वाइटर डिजीज, ग्वाइटर रोग हो जाएगा, गलगंठ रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी आकार में। इस चित्र में देखो दिखा रखा आपको कि थायराइड ग्रंथि कैसे बाहर की तरफ आ गई, तो घेंगा रोग हो जाएगा, गलगंठ रोग हो जाएगा। तो गलगंठ या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि आकार में फूल जाएगी, प्रॉब्लम को कहते हैं ग्वाइटर डिजीज या घेंगा रोग आ जाएगा। और ये रोग अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों के व्यक्तियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनमें इस हार्मोन आयोडीन की जनरली कमी आती है। क्या करता है अपना ये हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन का शरीर में काम क्या है? शरीर के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को कहते हैं उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक जितनी क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं, शरीर में कुछ अणु बनते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलके बड़े अणु बनेंगे, उस क्रिया को कहते हैं एनाबॉलिक, उपचय क्रिया, जिससे वजन में वृद्धि होती है, अपने कंस्ट्रक्टिव काम किया जाएगा, निर्माणात्मक काम किया जाता है। दूसरा एक होता है बड़े बड़े अणु टूटते हैं छोटे अणुओं में, तो बोलते हैं कैटाबोलिक, अपचय, उससे वजन में कमी होती है, डिस्ट्रक्शन होगा। तो दो प्रकार की क्रियाएं चलती है, एक में तो निर्माण होता है, निर्माणात्मक उपचय, छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का बनना, एक होता है अपचय, बड़े अणुओं के टूटने से छोटे अणुओं का बनना, कैटाबोलिक। एनाबोलिक और कैटाबोलिक, दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं मेटाबॉलिक, उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? थायराइड हार्मोन होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन को, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जिससे अपने। तो दूसरा, यदि उपचय क्रियाएं होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन बढ़ जाए, एनाबॉलिक रिएक्शन यदि बढ़ जाएगी तो छोटे छोटे अणुओं से बड़े अणु ज्यादा बनेंगे, और स्टोरेज ज्यादा होगा तो मोटापे की समस्या आ जाती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी। ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है? उसके अंदर कौन सी क्रियाएं बढ़ चुकी है? उपचय क्रियाएं बढ़ चुकी है। एनाबॉलिक क्रियाओं के बढ़ने के कारण क्या आता है? मोटापा ज्यादा आता है। इसलिए कई व्यक्ति होते हैं जिनमें एकदम से वेट बढ़ जाता है, वेट क्विंटल से भी क्रॉस हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा वजन कम करो,
डॉक्टर साहब सबसे पहले जांच किसकी कराएंगे? थायराइड ग्रंथि की जांच कराते हैं। रीजन क्या है कि उसमें एनाबोलिक क्रियाएं बढ़ चुकी है, उपचय क्रिया बढ़ चुकी है, निर्माणात्मक क्रियाएं बढ़ गई, बॉडी का ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। इस प्रकार से उपचय क्रियाओं के बढ़ने के कारण क्या आता है? मेटा ओबेसिटी की कंडीशन आती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, जिसको ये अपन ने चर्चा की है। उसके बाद अपने जैसे देखें, गर्भवती जो महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती महिलाओं के अंदर यदि थायराइड ग्रंथि में कोई समस्या है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? उसका प्रभाव संतान के विकास पे पड़ता है। संतान मंद बुद्धि की रह जाएगी, मेंटली रिटार्ड हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम के अंदर तरह उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, और उस रोग को कहते हैं क्रिटेनिज्म। क्रिटेनिज्म रोग दिखा रखा है, ये देखो आप इधर। तो क्रिटेनिज्म की प्रॉब्लम कब आती है? क्रिटेनिज्म की प्रॉब्लम तब आएगी जब संतान का विकास किसी माता के अंदर हो रहा है और माता की थायराइड ग्रंथि में हार्मोन प्रॉपर नहीं बन रहे, हार्मोन कम बन रहे हैं, थायरोक्सिन का लेवल बिल्कुल ही कम है। तो गर्भवती माता के अंदर संतान का विकास कम हो जाता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं क्रिटेनिज्म। क्रिटेनिज्म होगा, उससे उसका मेंटली रिटार्डेशन हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेशन, मंद बुद्धि संतानें उत्पन्न हो जाती है, क्रिटेनिज्म रोग। तो ये रोग ध्यान रखोगे। गर्भवती महिलाओं के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कमी से संतानों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रोग होगा क्रिटेनिज्म। और क्रिटेनिज्म का मुख्य लक्षण क्या है? संतान का मंद बुद्धि रह जाना, मेंटली रिटार्ड रह जाना, मंद बुद्धि रह जाती है। फिर आगे आती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है कि थायराइड ग्लैंड के नीचे है। ये देखो एच की आकृति की थायराइड ग्रंथि है, एच की आकृति की तरफ दाने से होती, छोटे छोटे दाने से है, 4 दाने दिखा रखे हैं। तो ये ग्रंथि कौन सी है? अपनी पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ग्रंथियों की संख्या कितनी बताओगी? 4 होती है। लोकेशन कहाँ होती है इनकी? थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड के नीचे मिलेगी। इनसे हार्मोन जो निकलता है पैराथायराइड से, पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है, और जो कि कैल्शियम का संतुलन बनाता है। पैराथायराइड ग्रंथि संख्या में 4 है। थायराइड ग्रंथि के नीचे होती है, चारों कोनों पर। पैराथायराइड से हार्मोन बनता है पैराथार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? शरीर के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है, कैल्शियम का लेवल यदि कम हो गया तो उस कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, तो शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर यह हार्मोन उस भोजन के अंदर आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देगा, तो शरीर में कैल्शियम का लेवल अपना बढ़ जाता है। तो यह हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाए रखता है। कौन सा हार्मोन? पैराथार्मोन। संख्या कितनी बताओगे? 4 होती है। लोकेशन कहाँ पे होती है पैराथायराइड की? थायराइड ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। हार्मोन कौन सा बनाएगा? पैराथार्मोन। को कंट्रोल करता है, कैल्शियम के लेवल को नियंत्रित करता है ये हार्मोन। कैल्शियम का लेवल ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। शरीर में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए तो पथरी बन जाती है, स्टोन बन जाएगी। और कैल्शियम का लेवल कम भी नहीं होना चाहिए, कम होगा तो हड्डियों में छेद बन जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन बन सकती है। तो पैराथार्मोन जो हार्मोन है कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। और दूसरा हार्मोन एक होता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करेगा? शरीर में यदि कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, कैल्शियम के बढ़े हुए स्तर को क्या करेगा? कम करेगा, कैल्शियम के स्तर को कम कर। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। कैल्शियम का लेवल कम हो गया
उसको बढ़ाने का काम करेगा पैराथार्मोन। पैराथार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा, और कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया वो भी हानिकारक है, उसको कम करने का काम करेगा कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, और दोनों का एक ही टारगेट है, शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना, कैल्शियम के संतुलन को बनाएगा। तो कौन सा हार्मोन कैल्शियम के बढ़े हुए स्तर को कम करता है? वो करेगा कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन करता है। और कौन सा हार्मोन कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है? वो बढ़ाएगा पैराथार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन। ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन। फिर नेक्स्ट ग्रंथि लेते हैं अपने थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, ये ग्रंथि जो है थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच है, ये दोनों फेफड़ों के बीच में होती है, और विशेष रूप से ये जो ग्रंथि है, ये तो इसकी लोकेशन ली अपनों ने कहां पे है, दोनों फेफड़ों के मध्य में होती है, हार्ट के पास होती है, हृदय के पास होती है। की क्रियाशीलता बच्चों में ज्यादा होती है, बच्चों में टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है, निर्माण कर रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। रिकॉल करें इसको, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के मध्य है, हल्का सा लेफ्ट साइड में, यानी हार्ट के पास में होती है। और ये ग्रंथि बच्चों के अंदर लिम्फोसाइट जो होती है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, उसका निर्माण कर कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है। तो बच्चों में कौन सी प्रकार की कोशिकाएं बनाती है? टी लिम्फोसाइट्स बनाती है। टी लिम्फोसाइट्स के बनने से बच्चों में कौन सी क्षमता डेवलप हो जाएगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, बच्चों में रोगों से सुरक्षा करती है। और फिर इस ग्रंथि का जो साइज होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ में इस ग्रंथि का आकार धीरे धीरे कम होता जाता है। वयस्क अवस्था में यह ग्रंथि आकार में छोटी होते हुए बाद में क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये बुढ़ापे के अंदर नष्ट हो जाती है। इसीलिए बुढ़ापे के अंदर थाइमस ग्रंथि के नष्ट हो जाने से इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। रीजन क्या है कि थाइमस ग्रंथि उनकी नष्ट हो जाएगी। तो वयस्क अवस्था के अंदर ग्रंथि का साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो बुढ़ापे के अंदर ये थाइमस ग्रंथि नष्ट हो जाती है। और इसीलिए बुढ़ापे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली जो होती है, इम्यूनिटी पावर है, वो कम पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि के नहीं होने के कारण? थाइमस ग्रंथि के। नेक्स्ट ग्रंथि ले अपने अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये ग्रंथि है, ये दोनों ही प्रकार की है, ये बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी। मतलब अग्नाशय ग्रंथि नलिका के द्वारा एंजाइमों को बाहर छोड़ती है, नलिका के द्वारा एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ेगी, तो बहिस्रावी। दूसरा, इसकी कुछ कोशिकाएं हैं ब्लड में हार्मोन को छोड़ती है, अंतःस्रावी। दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है ये, बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी होते हैं, दोनों प्रकार की नेचर होती है। इसमें जैसे हार्मोन्स बनते हैं अपने, इंसुलिन हार्मोन्स बनेगा, ग्लूकागोन हार्मोन्स बनेगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स है, अनेक प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन के हार्मोन्स इसके अंदर बनते हैं। तो दोनों ही प्रकार की नेचर होने के कारण तो मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये संरचना दिखा रखी है, जैसे पीले से प्रकार की ग्रंथि छोटी आंत के पास में होती है। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इसमें इसकी कोशिकाएं होती है अल्फा, बीटा, गामा। तो ये बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिकाओं से निकलेगा? बीटा कोशिकाओं से निकलेगा।
बीटा सेल से निकल, बीटा सेल से निकल, और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगा छोटी आंत से, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदल देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर दिया जाएगा। अब यदि इसकी कमी हो जाएगी तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर नहीं होगा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। उस प्रॉब्लम को कहते हैं अपने शुगर या डायबिटीज मेलाइटस। यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा कम होने पर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कम करेगा ये। दूसरा, अपने शरीर को जब एनर्जी चाहिए, एक हार्मोन होता है ग्लूकागोन। तो ये ग्लूकागोन क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो गया था, स्टोर हुए ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन तो ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा और ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो वापिस और समझ लो ध्यान से, जैसे भोजन का पाचन हुआ, पचित भोजन ग्लूकोज के रूप में आंतों से ब्लड में जाएगा, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर किया जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। ये स्टोर करने का काम तो कौन कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन कर रहा है। ये ग्लूकोज के लेवल को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ये जब शरीर को एनर्जी चाहिए तो जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, उस स्टोर को ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करेगा, ग्लूकागोन हार्मोन करेगा। यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता कौन है, ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है। अब यदि इंसुलिन कमी हो जाए या ग्लूकागोन हार्मोन की वृद्धि हो जाए तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और उस प्रॉब्लम को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस या शुगर की प्रॉब्लम होगी, शुगर की समस्या हो जाती है। इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से या ग्लूकागोन की अधिक होने से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, शुगर की समस्या हो जाएगी। इसको साइंटिफिक रोग में क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे रोगियों को बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। इंसुलिन की कमी हो रही है, उनके अंदर ग्लूकोज का लेवल उनका बढ़ रहा है प्रकार से। तो ये इसमें अपनों ने बात की डायबिटीज मेलाइटस, या इसको मधुमेह या साधारण भाषा में शुगर की प्रॉब्लम कहते हैं। इसके बाद अगली ग्रंथि आती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ये एड्रिनल ग्रंथि होती कहां पे है, दोनों किडनी के ऊपर होती है। इस डायग्राम में देखो, ये ब्लू से कलर की दिखा रखी है, दोनों किडनी ऊपर दिखा रखी है कलर की, ये एड्रिनल ग्रंथि होती है। एड्रिनल ग्रंथि का जो बाहर वाला भाग होता है एड्रिनल कोर्टेक्स, बाहर के भाग को कहेंगे एड्रिनल कोर्टेक्स। उस कोर्टेक्स से हार्मोन्स निकलते हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं वो मिनरल्स या खनिज लवणों के बैलेंस को बनाए रखते हैं। एक ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगे, एनर्जी के दौरान ग्लूकोकोर्टिकोइड्स निकलते हैं। और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ये कहां से निकलेंगे, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग से निकलते हैं। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स क्या करते हैं, खनिज लवणों का संतुलन बनाते हैं, शरीर में खनिज लवणों की कमी नहीं आने देते, मिनरल्स की कमी नहीं आने देते। तो ये तो काम करता है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। और ग्लूकोज के लेवल को एनर्जी के टाइम कौन बढ़ाएगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ये कहां से निकल रहे हैं, कोर्टेक्स वाले भाग से निकल, कौन सी ग्रंथि के, एड्रिनल ग्रंथि, कोर्टेक्स वाले भाग से। दो हार्मोन्स लिए अपनों ने, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स और ग्लूकोकोर्टिकोइड।
ग्लूकोकोर्टिकोइड्स उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। अपनी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उपापचय क्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल कौन करेगा? ग्लूकोकोर्टिकोइड। किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। तो ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लिपिड वगैरह उन सबको तोड़कर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और एड्रिनल ग्रंथि का जो मेडुला वाला भाग होता है, बीच के भाग को कहते हैं मेडुला वाला भाग, एड्रिनल मेडुला। यहां से हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन, और दूसरा नोर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन हार्मोन्स निकलते हैं। इन हार्मोनों को कहा जाता है फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट, इसको समझो ध्यान से। क्या है? एड्रिनल ग्रंथि का अंदर का जो भाग है, मेडुला वाला भाग, एड्रिनल मेडुला, उससे हार्मोन्स निकल रहे हैं, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन। शरीर को जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे अपने को डर लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, फियर, फाइट करते हैं, अपनी लड़ाई करते हैं, तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो बहुत तेज दौड़ते हैं फ्लाइट की तरह, उस समय भी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है यह हार्मोन। हृदय की धड़कन बढ़ने से क्या होगा? रक्त परिसंचरण, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा, अधिक से अधिक ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाएगा कोशिकाओं को, अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, ग्लूकोज अधिक मिलेगा, तो शरीर को एनर्जी मिलती है। ऐसी आपातकालीन स्थिति के अंदर अपने को अधिक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसलिए इसको कहते हैं फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, या डू और डाई हार्मोन, करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। वो भी किसको कहेंगे? एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है, डू और डाई हार्मोन्स कहा जाएगा। तो ये हार्मोन्स इस कंडीशन में काम में लेता है अपना। के बाद अपने जैसे देखें, लैंगिक ग्रंथियां, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, लैंगिक ग्रंथियां या सेक्सुअल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। तो लैंगिक ग्रंथियों के अंदर देखें, पुरुषों के अंदर ग्रंथि होती है वृषण ग्रंथि, टेस्टिस ग्लैंड। इस वृषण ग्रंथि से हार्मोन निकलता है टेस्टेस्टेरोन। ये टेस्टेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये पुरुषों के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन होना, इस प्रकार के जो सेकेंडरी कैरेक्टर है उनको संचालित करता है। लैंगिक ग्रंथियों में बात कर रहे हैं, पुरुषों के अंदर वृषण ग्रंथि, टेस्टिस ग्लैंड। ये टेस्टिस ग्लैंड क्या करती है? एक तो जैसे शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करेगी, स्पर्म सेल्स को बनाती है, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन होना, इस तरह से जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? तो इनके लिए हार्मोन है टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन कहां से निकलता है? वृषण ग्रंथि से निकलता है, टेस्टिस ग्लैंड से निकलता है। कौन से लक्षणों को कंट्रोल करेगा? दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन होना, ऐसे लैंगिक लक्षणों को यह नियंत्रित करता है। तो ये पुरुष हार्मोन होता है, इसको नर हार्मोन भी कहा जाता है, मेल हार्मोन भी कहा जाता है। फिर दूसरी ग्रंथि है अंडाशय ग्रंथि, ओवरी ग्लैंड। अंडाशय जो ग्रंथि है, ओवरी ग्लैंड, ये स्त्रियों के अंदर होती है, डायग्राम में दिखा रखी है, देखो ये अंडाशय ग्रंथि है फैलोपियन ट्यूब के पास में। अंडाशय ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं एस्ट्रोजन प्रकृति के। यह हार्मोन मासिक चक्कर और मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह हार्मोन मासिक चक्कर और स्त्रियों के अंदर जो लैंगिक विकास है उसके लिए उत्तरदायी होता है। और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान, गर्भाशय के अंदर, गर्भावस्था का यूट्रिनरी, गर्भ डिलीवरी
से पहले जो बच्चे का संतान में विकास होता है गर्भावधि के अंदर, उसके विकास के लिए हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। वापस रिकॉल करो, पुरुषों के अंदर लैंगिक ग्रंथि है, अंडाशय ग्रंथि, ओवरी ग्लैंड में दो हार्मोन्स है, एक तो एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन मासिक चक्कर जो चलता है महीने के अंदर 28 दिन का लगभग होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। और दूसरा अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी हार्मोन कौन सा चाहिए? एस्ट्रोजन हार्मोन चाहिए। और स्त्रियों के अंदर दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार से संतान के विकास के दौरान, गर्भाशय के अंदर संतान का जो विकास होता है, भ्रूणीय विकास है, उसके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के टेस्ट के द्वारा पता भी लगाते हैं कि कोई संतान, कोई लेडीज है प्रेग्नेंट है या नहीं है। प्रेगनेंसी का पता किससे चलेगा? अपने को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा चलेगा, गर्भावधि का पता चलता है। और अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का काम करता है। लैंगिक जो ग्रंथियां होती है ये और अग्नाशय ग्रंथियां हैं, लैंगिक और अग्नाशय ग्रंथियों से हार्मोन कौन सी प्रकृति के निकलते हैं? स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन। हार्मोन की भी अलग अलग प्रकृति होती है, स्टीरॉइड प्रकृति है, प्रोटीन प्रकृति है, आयोडीन की प्रकृति है। तो स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन कहां कहां से निकलेंगे? एक तो लैंगिक ग्रंथियों से निकलेंगे और एक अग्नाशय ग्रंथि। लैंगिक ग्रंथि से, अंडाशय वृषण ग्रंथि से और अग्नाशय ग्रंथि से स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन्स निकलते हैं। एड्रिनल और थायराइड ग्रंथि से आयोडीन प्रकृति के हार्मोन्स। आयोडीन प्रकृति के हार्मोन्स कहां से निकलेंगे? थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। इसको ध्यान रखें अपने। एक तो प्रकार लिया अपने स्टीरॉइड प्रकृति के, स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन एक तो लैंगिक ग्रंथियों से निकलेंगे और दूसरा अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज ग्लैंड से निकलेंगे। और आयोडीन प्रकृति के हार्मोन्स निकलेंगे अपने की थायराइड ग्रंथि से निकलेंगे। आयोडीन प्रकृति के हार्मोन्स से स्रावित है। तो ये अपनों ने सारा जो एक टॉपिक कंप्लीट किया हार्मोन से संबंधित, अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित। तो बार बार प्रैक्टिस लाओ, इसको रिवीजन करो, रिवीजन करके पक्का कर लो। और सिलेक्शन भी आपका पक्का होने चाहिए, हर हाल में सिलेक्शन करवाना है। मेरी ओर से गुड विशेष। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।